आज मैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला औंचल का पहला भाग सुनाने जा रही हूँ। उपन्यास शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए उपन्यास की शुरुआत करते हैं। गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। मिलिट्री ने बेहरा चेथरू को गिरफ्तार कर लिया है और लोबिनलाल के कुने से बाल्टी खोलकर ले गए हैं। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन के समय इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक आकर जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। दौलबाजा में पूरे गांव को घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा नहीं निकल सका। मुशर्रु के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था, ठीक आग में भूनी गई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कोई भी नहीं खा सकता था, मिलिट्री का पहरा था। मुशर्रु के ससुर का भतीजा फारबिन का खानसामा है, वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, माँ काली, दुहाई बाबा लरसिंह। यह सब गुअरटोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया, आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गए। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और ततमा टोली के बिरंची को मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। ठाकुर रामकिशन सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चू। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और एक खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपया एक हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लेबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों के चलते मिलिट्री वाले कोठी के बगीचे में है। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वंत प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकाल कर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा, 2 बैलगाड़ी है, बैल घास खा रहे हैं। मिलिट्री वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं, ए मुढ़ी फाक रहे हैं और बेहरा चेथरू भी कंबल पर ही बैठकर मुढ़ी फाक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। अरे यह क्या है? आप कौन है? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारबंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओ, आप तहसीलदार है? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है, यही बागान का जमीन में। मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह जमीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के रामकृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंसकर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिराकी सुराजी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर से इनाम मिलता है, 1000, 2000, 5000। साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है?
इसको क्यों बांध कर लाया है? इसने क्या किया है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल जेहल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नपट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है। खद्दर पहनता है, जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे यह तो बालदेव है सर। रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी से जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव में मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज करके कहा, हजूर जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है। इसी के बल पर बहुत बाबू बबुआ, हाकिम हुक्काम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सके। गुसाई जी रामायण में कहिन है, माइनस धन्य भाग प्रभु दर्शन दीन्हा। हुजूर सेवक का नाम रामकिरण पाल सिंह, वर्ल्ड गरीब निवाज सिंह, मोत्ताफा, जात राजपूत, मोकाम गढ़बुंदेल राजपूत, हाल मोकाम मैरीगंज। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए। सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलाकर, यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नजर बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांधकर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा। आप लोग बांस, खड़, सुतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब आप है, बालदेव प्रसाद तो देश का सेवक ही है और सिंह जी है। आप हाथ जोड़कर मिलकर कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले खस्सी में मिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव कर गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट के बंगाली अफसर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। पूर्णिया जिले में ऐसे बहुत से गांव और कस्बे हैं जो आज भी अपने नामों पर नीले साहबों का बोझ ढो रहे हैं। वीरान जंगलों और मैदानों में नील कोठी के खंडहर राही बटोहियों को आज भी नीलयुग की भूली हुई कहानियां याद दिला देते हैं। गौना करके नई दुल्हन के साथ घर लौटता हुआ नौजवान अपने गाड़ीवान से कहता है, माइनस जरा यहाँ गाड़ी धीरे धीरे हाँकना, कन्या दुल्हन साहब की कोठी देखेगी। यही है मके साहब की कोठी। वहाँ है नील महीने का हौज। नई दुल्हन ओहार के पर्दे को हटाकर घूंघट को जरा पीछे खिसकाकर झांकती है। झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट पत्थरों का ढेर। कोठी कहाँ है? दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है। अर्थात हमारे गांव के पास साहेब की कोठी थी, यहाँ साहेब मेन रहते थे। गंगा स्नान करके लौटते हुए तीर्थयात्रियों की बैलगाड़ियां यहाँ कुछ देर रुक जाती है। गाड़ियों से युवतियां और बच्चे निकलकर डरते डरते खंडहरों के पास जाते हैं। बूढ़ियां जंगलों में जंगली जड़ी बूटी खोजती है। ऐसा ही एक गांव है मैरीगंज। रौठट स्टेशन से 7 कोस पूरब बूढ़ी कोशी को पार करके जाना होता है। बूढ़ी कोशी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ और खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इस अंचल के लोग इसे नवाबी तड़वन्ना कहते हैं। किस नवाब ने इस ताड़ के वन को लगाया था, कहना कठिन है, लेकिन वैशाख से लेकर आषाढ़ तक आसपास के हलवाहे चरवाहे भी इस वन में नवाबी करते हैं। 3 आने लबनी ताड़ी, रोक साला मोटर गाड़ी। अर्थात ताड़ी के नशे में आदमी मोटर गाड़ी को भी सस्ता समझता है।
सरवन्ना के बाद ही एक बड़ा मैदान है जो नेपाल की तराई से शुरू होकर गंगा जी के किनारे खत्म हुआ है। लाखों एकड़ जमीन, वंध्या धरती का विशाल अंचल, इसमें दूब भी नहीं पनपती है। बीच बीच में बालूचर और कहीं कहीं बेर की झाड़ियां। कोस भर मैदान पार करने के बाद पूरब की ओर काला जंगल दिखाई पड़ता है, वही है मेरीगंज कोठी। आज से करीब 35 साल पहले जिस दिन W.G. मार्टिन ने इस गांव में कोठी की नींव डाली, आसपास के गांवों में ढोल बजवाकर ऐलान कर दिया, आज से इस गांव का नाम हुआ मेरीगंज। मेरी मार्टिन की नई दुल्हन थी जो कलकत्ता में रहती थी। कहा जाता है कि एक बार एक किसान के मुंह से गलती से इस गांव का पुराना नाम निकल गया था। बस और जाता कहाँ है। साहब ने 50 कोड़े लगाए थे, गिनकर इस गांव का पुराना नाम अब किसी को याद नहीं, अथवा आज भी नाम लेने में एक अज्ञात आशंका होती है। कौन जाने। गांव का नाम बदलकर रॉथट स्टेशन से मेरीगंज तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सड़क बनवाकर और गांव में पोस्ट ऑफिस खुलवाने के बाद मार्टिन साहब अपनी नवविवाहिता में मेरी को लाने के लिए कलकत्ता गए। गांव की सबसे बूढ़ी भैरों की मान यदि आज रहती तो सुना देती, आहा, परी की तरह थी साहेब की मेम, इंद्रासन की परी की तरह। लेकिन मार्टिन साहब का आयोजन अधूरा साबित हुआ। मेरीगंज पहुंचने के ठीक एक सप्ताह बाद ही जब मेरी को जड़ैया ने धर दबाया तो मार्टिन ने महसूस किया कि पोस्ट ऑफिस से पहले यहाँ एक डिस्पेंसरी खुलवाना जरूरी था। कुनैन की टिकिया से जब तीसरे दिन भी मेरी का बुखार नहीं उतरा तो मार्टिन ने अपने घोड़े को रॉथट की ओर दौड़ाया। रॉथट स्टेशन पहुंचने पर मालूम हुआ कि पूर्णिया जाने वाली गाड़ी 10 मिनट पहले चली गई थी। मार्टिन ने बगैर कुछ सोचे घोड़े को पूर्णिया की ओर मोड़ दिया। रॉथट से पूर्णिया 12 कोस है। मेरीगंज में किसी से पूछिए, वह आपको मार्टिन के पंखराज घोड़े की यह कहानी विस्तार पूर्वक सुना देगा। जिस समय मार्टिन पुरैनिया के सिविल सर्जन के बंगले पर पहुंचा, पुरैनिया स्टेशन पर गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, किंतु मार्टिन का पंखराज घोड़ा और सिविल सर्जन साहब की हवागाड़ी जब तक मेरीगंज पहुंचे, मेरी को मलेरिया निगल चुका था। ट्यूबवेल के पास गड्ढे में घुसकर घुंघराले रेशमी बालों वाले सिर पर कीचड़ थोपते थोपते मेरी मर गई थी। मेरी की लाश को दफनाने के बाद ही मार्टिन पूर्णिया गया। सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और हेल्थ ऑफिसर से मिला। एक छोटी सी डिस्पेंसरी की मंजूरी के लिए जमीन आसमान एक करता रहा। डिस्पेंसरी के लिए अपनी जमीन रजिस्ट्री कर दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया अगले साल जरूर डिस्पेंसरी खुल जाएगी। ठीक इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक चुटकी में नील युग का अंत कर दिया। कोयले से नील बनाने की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग सफल हुआ और नील्हे साहबों की कोठियों की दीवारें अर्राकर गिर पड़ी। साहबों ने कोठियां बेचकर जमींदारियां खरीदनी शुरू की। बहुतों ने व्यापार आरंभ किया। मार्टिन की दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, दिमाग भी बिगड़ गया। बगल में रद्दी कागजों का पुलिंदा दबाए हुए पगला मार्टिन दिन भर पूर्णिया कचहरी में चक्कर काटता फिरता था। हर मिलने वाले से कहता था, गवर्नमेंट ने एक डिस्पेंसरी का हुक्म दे दिया है, अगले साल खुल जाएगा। कहते हैं कि पटना और दिल्ली की दौड़ धूप के बाद एक बार वह बहुत उदास होकर मेरीगंज लौटा। मेरी की कब्र पर लेटकर सारा दिन रोता रहा, डार्लिंग, डॉक्टर नहीं आएगा। इसके बाद उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि अधिकारियों ने उसे कानके रांची स्थित पागलखाना भेज दिया और कानके के पागलखाने में ही उसकी मृत्यु हो गई। कोठी के बगीचे में अंग्रेजी फूलों के जंगल में आज भी मेरी की कब्र मौजूद है। कोठी की इमारत ढह गई है, नील के हौज टूट फूट गए हैं, पीपल, बबूल तथा अन्य जंगली पेड़ों का एक घना जंगल तैयार हो गया है। लोग उधर दिन में भी नहीं जाते। कलमी आम का बाग तहसीलदार साहब ने बंदोबस्त में ले लिया है, इसलिए आम का बाग साफ सुथरा है, किंतु कोठी के जंगल में तो दिन में भी सियार बोलता है। लोग उसे भुठा जंगल कहते हैं। ततमाटोले का नंदलाल एक बार ईंट लाने गया, ईंट के हाथ लगाते ही खत्म हो गया था। जंगल से एक प्रेतनी निकली और नंदलाल को कोड़े से पीटने लगी, सांप के कोड़े से।
नंदलाल वहीं ढेर हो गया। बगुले की तरह उजली प्रेतनी। मेरीगंज एक बड़ा गांव है। 12 बरन के लोग रहते हैं। गांव के पूरब एक धारा है जिसे कमला नदी कहते हैं। बरसात में कमला भर जाती है। बाकी मौसम में बड़े बड़े गड्ढों में पानी जमा रहता है। मछलियों और कमल के फूलों से भरे हुए गड्ढे। पौष पूर्णिमा के दिन इन्हीं गड्ढों में कोशी स्नान के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है। रौठट स्टेशन से हलवाई और परचून की दुकानें आती है। कमला मैया के महात्म के बारे में गांव के लोग तरह तरह की कहानियां कहते हैं। गांव में किसी के यहाँ शादी ब्याह या श्राद्ध का भोज हो, गृहस्थी स्नान करके गले में कपड़े का खूंट डालकर कमला मैया को पान सुपारी से निमंत्रित करता था। इसके बाद पानी में हिलोरें उठने लगती थीं, ठीक जैसे नील के हौज में नील मथा जा रहा हो। फिर किनारे पर चांदी के थालों, कटोरों और गिलासों का ढेर लग जाता था। गृहपति सभी बर्तनों को गिनकर ले जाता था और भोज समाप्त होते ही कमला मैया को लौटा आता था। लेकिन सभी की नीयत एक जैसी नहीं होती। एक बार एक गृहपति ने कुछ थालियां और कटोरे चुरा रखे। बस उसी दिन से मैया ने बर्तनदान बंद कर दिया और उस गृहपति का तो वंश ही खत्म हो गया, एकदम निर्मूल। उस बिगड़ी नियत वाले गृहपति के बारे में गांव में दो राय है। राजपूत टोली के लोगों का कहना है वह कायस्थ टोली का गृहपति था। कायस्थ टोली वाले कहते हैं वह राजपूत था। राजपूतों और कायस्थों में पुश्तैनी मनमुटाव और झगड़े होते आए हैं। ब्राह्मणों की संख्या कम है, इसलिए वे हमेशा तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से यादवों के दल ने भी जोर पकड़ा है। जनेऊ लेने के बाद भी राजपूतों ने यदुवंशी क्षत्रिय को मान्यता नहीं दी। इसके विपरीत समय समय पर यदुवंशियों के क्षत्रित्व को वे व्यंग विद्रूप के बाणों से उभारते रहे। एक बार यदुवंशियों ने खुली चुनौती दे दी। बात तूल पकड़ने लगी थी। दोनों ओर से लोग लगे हुए थे। यदुवंशियों को कायस्थ टोली के मुखिया तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक ने विश्वास दिलाया, मामले मुकदमे की पूरी पैरवी करेंगे। जमींदारी कचहरी के वकील बसंतो बाबू कर रहे थे। यादवों को सरकार ने राजपूत मान लिया है, इसका मुकदमा तो धूमधाम से चलेगा। खुद वकील साहब कह रहे थे। राजपूतों को ब्राह्मण टोली के पंडितों ने समझाया, माइनस जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है। घोर कलिकाल उपस्थित है, राजपूत अपनी वीरता से धर्म को बचा ले। लेकिन बात बढ़ी नहीं। न जाने कैसे यह धर्मयुद्ध रुक गया। ब्राह्मण टोली के बूढ़े ज्योतिषी जी आज भी कहते हैं, माइनस यह राजपूतों के चुप रहने का फल है कि आज चारों ओर हर जाति के लोग गले में जनेऊ लटकाए फिर रहे हैं। माइनस भूमफोड़ क्षत्रिय तो कभी नहीं सुना था। शिव हो, शिव हो। अब गांव में तीन प्रमुख दल है, कायस्थ, राजपूत और यादव। ब्राह्मण लोग अभी भी तृतीय शक्ति है। गांव के अन्य जाति के लोग भी सुविधानुसार इन्हीं तीनों दलों में बंटे हुए हैं। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक राज पारबंगा के तहसीलदार है। तहसीलदारी उनके खानदान में 3 पुश्त से चली आ रही है। इसी के बल पर तहसीलदार साहब आज 1000 बीघे जमीन के एक बड़े काश्तकार है। कायस्थ टोली को गांव की अन्य जाति के लोग मालिक टोला कहते हैं। राजपूत टोली के लोग कहते हैं कैट टोली। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली के मुखिया है। इनके दादा महारानी चंपावती की स्टेट के सिपाही थे और विश्वनाथ प्रसाद के दादा तहसीलदार। कहते हैं कि जब महारानी चंपावती और राज पारबंगा में दीवानी मुकदमा चल रहा था तो विश्वनाथ प्रसाद के दादा राज पारबंगा स्टेट की ओर मिल गए थे। स्टेट वालों को महारानी के सारे गुप्त कागजात हाथ लग गए और महारानी मुकदमे में हार गई। काशी जाने से पहले महारानी ने रामकृपाल सिंह के नाम अपनी बची हुई 300 बीघे जमीन की लिखा पढ़ी कर दी थी। रामकृपाल सिंह कहते हैं कि उनके दादा ने महारानी को एक बार डकैतों के हाथ से अकेले ही बचाया था। इसी के इनाम में महारानी ने दानपत्र लिख दिया था। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपहिया टोली कहते हैं। यादवों का दल नया है।
इनके मुखिया खेलावन यादव को 10 बरस पहले तक लोगों ने भैंस चराते देखा है। दूध घी की बिक्री से जमाए हुए पैसे की बात जब चारों ओर बुरी तरह फैल गई तो खेलावन को बड़ी चिंता हुई। महीनों तहसीलदार के यहाँ दौड़ते रहे, सर्किल मैनेजर को डाली चढ़ाई, सिपाहियों को दूध घी पिलाया और अंत में कमला के किनारे 50 बीघे जमीन की बंदोबस्ती हो सकी। अब तो 150 बीघे की जोत है। बड़ा बेटा सकलदीप परिया बैरगाछी में नाना के घर पर रहकर हाई स्कूल में पढ़ता है। खेलावन सिंह यादव को लोग नया मातवर कहते हैं, लेकिन यादव क्षत्रिय टोली को अब गुअर टोली कहने की हिम्मत कोई नहीं करता। यादव टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है। 4 बजे दिन से ही शोभन मोची ढोल पीटता रहता है, डाक दिन्ना, डाक दिन्ना। ढोल के हर ताल पर यादव टोली के बूढ़े बच्चे जवान दंड बैठक और पहलवानी के पैंतरे सीखते हैं। सारे मैरीगंज में 10 आदमी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब हुआ अपना दस्तखत करने से लेकर तहसीलदारी करने तक की पढ़ाई। नए पढ़ने वालों की संख्या है 15। गांव की मुख्य पैदावार है धान, पाट और खेसारी। रब्बी की फसल भी कभी कभी अच्छी हो जाती है। बिस्टी बोट के मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। आसियर बाबू ने तहसीलदार साहब और रामकृपाल सिंह के सामने ही कहा था, माइनस आप तो देश के सेवक है। सबों ने सुना था। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैंक मेंढक हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो। हमारा कसूर माफ कर दो। उसी दिन से खेलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराये हो। तुम्हारी मौसी मेरी चाची होगी। हम तुम भाई भाई ठहरे। खेलावन की डेरावाली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में एक बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं की गोबर गुहाल। बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कुटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे घर की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। बिस्टी बोट से मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होगा। तत्मा टोली तंत्रमा क्षत्रिय टोली में मनहुगुदास के घर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे हैं। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही है। अब रात भर गोइंठा जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रमा छत्री टोली, यदुवंशी छत्री टोली, गहलोत छत्री टोली, कुर्म छत्री टोली, अमात्य ब्राह्मण टोली, धनुकधारी छत्री टोली, कुशवाहा छत्री टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फाल कोड़ कमान बंद रखें। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डागर बाबू का घर, एक भंसाघर, रसोई घर और एक घर फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रैट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हलफाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खेपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के, यह जरा मुश्किल मालूम होता है। तत्मा और दुसाधनोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में कादो पानी हिड़कर 1-2 सेर गैंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धान का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टालों घास की ढेरी के पास धरती खरोंच कर चूहे के मांदों को कोड़ कर भी कुछ धान जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौठट हाट में कटिहार मिल के कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन
और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दे तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिकटोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे, अस्पताल का मालिक मख्तियार है विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते फिर रहे हैं। ज्योति जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग ही रोग फैलाते हैं, सुई भोंककर देह में जहर दे देते हैं, आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं, गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना था? पूरब मुल्क कामरू कमिच्छा हासाम आसाम से काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलैती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भगत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुकलाल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुकलाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक ना एक लेकिन जरूर लगाएगा। तुम भी तो बालदेव पूरे बम्भोलानाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात को भी चबा रहा है। अरे, ये तो 10 आदमी के काम बा, जे बा से एकरा में सबके मिल के मदद करे के चाही। का हो सी प्रसाद, भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते हैं। विश्वनाथ बाबू की आवाज सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृतदास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं। तनुकलाल अपने मन से नहीं बोला है, इसमें कनेक्शन है। जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमृतदास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बतियाने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कुढ़कर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं हर बात में एकांती। भगत ने आंख टीप कर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमृतदास से प्राइवेट करने के बाद तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमाटोली और पोलियाटोले वालों से कहो, मैंने 50 रुपया माफ कर दिया। उस दिन आफसियर बाबू को जो डाली दी गई थी सो वे लोग क्या कहते हैं? कोई कुछ करे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे। शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिवशक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहेब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों का सेवक है। आप तो लीडर ही हो गए। तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जवाहर लाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वॉलंटियरिंग करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छांटने आया है। स्वयंसेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान है और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है। सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं। चोर सब उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी तमतमा कर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हाँ हाँ करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही आपका गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जम गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखित हुए। लीडरी करे या वॉलंटियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल्लगी में उड़ा दो। छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान अपशब्द बात मुंह से निकालते हैं? पूछिए सबों से। महात्मा जी कहन है। नीम के पेड़ का कागा काय कायम कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर कांप रहा है। ये लोग भी अजीब है। 1 घंटा पहले बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे थे, लीडरी सटकाने की बात कह रहे थे, और अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी गोरटोली वाले हंसेरी बलवा करने वाला दल लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हाँफता आकर खबर दे गया। एक गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ने होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही है। कुत्ते दूंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आ जा बेटा रे। गुअरटोली का कलिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर। हमारी गंगाजी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है? हंसरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है। गुअरटोली का रौदी बूढ़ा आया है। गुअरटोली में बूढ़े बच्चे खौल रहे हैं कि हरगौरी ने बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरू का बेटा कलचरना काली क्रिया कसम खाया है हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओ, बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से। महावीर जी की जय। जय जाय जाय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से। गन्ही महात्मा की जय। जाय जाय। ए शांति शांति। चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौ के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे, इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या हिंसावाद? किसी ने समझा। ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूते की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अनशन कलिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कलिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे कालीचरण, तुम बहुत बहादुर लौजमान हो, लेकिन जोश में होश भी रखना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का छोंडा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया है लाट साहेब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मोछ हो गया है और अपना सकलदीप से 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है। इस साल भी फेल हो गया है।
उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्साकर बोला, भागो, नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लालबाग मेला में लाल पढ़ना में पास हो गया है। बात बनाने में दुलरिया से कोई जीत नहीं सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हा हा, ठीक ही। लाल पढ़ना माइनस डाक दिन्ना। चलो रे, अखाड़ा का ढोल बोल रहा है। सतगुरु हो, सतगुरु हो। महंत साहेब सदा ब्रह्म बेला में उठते हैं। हो रामदास, आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ। सतगुरु हो, ये कभी जो बिना जगाए जागे। रामदास, हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है, बाहर निकलकर आसमान में भुरुकुआ भोर का तारा को देखता है, फिर रामदंडी तीन तरवा को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। सरकार, रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ? एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत, धूनी में लकड़ी डाल दो, कोठारिन को जगा दो। सतगुरु साहेब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली गई। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है। और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा, वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव न जाने भोदू पेट भरे से काम। बस दो ही गुण है, सेवा अच्छी तरह करता है और खंजरी बजाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगाजली में जल भर दो। जागो सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दरस को आया जी, जागो सतगुरु साहेब। डिम डिमिक डिमिक, डिम डिमिक डिमिक। घोर भयो भव भरम भयानक भानु देखकर भागा जी। ज्ञान नयन साहेब के खुली गयो, थर थर कांपत माया जी। जागो सतगुरु साहेब। माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रात की प्रभाती की निर्गुणवाणी निकलकर शून्य में मंडरा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं। दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है, बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ। लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थीं। महंत साहब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम। लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता, फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महंत साहब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। शहनाई के साथ सुर देने वाली शहनाई की तरह हो ओ। रामदास की खंजरी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खंजरी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक, मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक, रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक शब्द। रामुरा झी झी जंतर बाजे, करचर्ण बेहुना नाचे। रामुरा झी झी। और तब सत्संग। रोज इसी वेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिट्ठी राशन बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी वाणी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य सो जो गुरु वचन निहार। फिर सात चक्र परिचय।
प्रथम चक्र आधार कहावे गुद स्थल के माही, द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए लिंग स्थल के माही, तृतीय चक्र मणिपूरण जानो नाभि स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपृथत मूर्तियों की गिनती लेता है माइनस रानीगंज के 3 गो मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जाए ला कहे ही यह तब कहे हथिन बलु सरकार से आज्ञान ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लगलैन है, दुकान में सबुरदाना न भेटाई है। कोठारन लक्ष्मी दासन का रोज इसी समय बक बक झक झक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करे। मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु वैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी महंत साहब कहते हैं आज भर रहने दो। भंडारी जितने मूर्ति आज है सबों का बाल भोग जलपान और प्रसाद भात आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहेब सपना दीहिन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्य रात्रि में सतगुरु साहेब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहेब बंदगी किया। हमको दया भाव देके साहेब कहन सेवादास तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल करके आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य जोत है। सो तुम्हारे गांव में परमार्थ का कारज हो रहा है और तुमको मालूम नहीं। गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमार्थ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहब अंतर्धियां हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, गृहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। जोशी जी की राय है यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यतलाए इत्तला देकर इन लोगों का मोचलका करवा लिया जाए, लेकिन सिंघजी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेग डेग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है, डाक दिन्ना डाक दिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। कालीथान के बड़ के पास गाय भैंस बठान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान। बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खेलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सुराजी कीर्तन धन धन गांधी जी महाराज ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसाबाद करने से फिर अनशन करेंगे, अब के 2 दिनों का। सुराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना, अभी और सीख रहा है। सिपहियाटोला में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई है। हल्दी बोला चित्त कर देना दिया है। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती है संथालिने। पुख्ता मकान भी मात।
अगले सनीचर को डागर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंसरमन बाबू वाइस चेयरमैन जरूर यादव ही होंगे। किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा भैंसरमन बाबू? तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो कुर्सी, ब्रीच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा, जैसे रौथट के मेला में गड़ता है। सनिच्चर को ही महंत साहिब का भंडारा है, पूरी जलेबी का भोज। सारे गांव के औरत मर्द बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहिब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किस्नू कहता है, अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं, दासिन है। किसी और को सिखाना। 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है, हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान। एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे। उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थीं। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह जिसकी माँ मर गई हो। वैसा ही चंडाल है यह रमदस्वा। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ में मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसी बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है। भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे, सभी शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे। बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब, इस लड़की को पढ़ा लिखाकर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था, वकील साहब, लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए। मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को उन्होंने अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थीं। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूरी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो, आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया? तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खेलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है? चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में 1 बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी। 100 रुपए का नोट चर मन चीनी 2 नमरी।
तंत्रमा, गहलोत और पौलियाटोली के अधिकांश लोगों ने पूरी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूरी जलेबी खिलाई थी। गांव में न जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक पहला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर पहला भर पानी। जरा भी थैला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं? जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया था। पूरी जलेबी का स्वाद याद नहीं। जीवनदास, बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू। बनगी नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ तो। औरत मर्द बच्चों का भी जोड़ना। क्या गिनना नहीं जानते? बिरंची कहाँ है? बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दमशुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पौलियाटोले में 7 कोड़ी, एक कोड़ी में 20 संख्या होती है। 4 नहीं, 4 कोड़ी 7, ततमाटोली में पूरे 5 कोड़ी, दुसाधटोली में 2 कोड़ी, क्वायरटोले में 6 कोड़ी 3। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेख निकाल कर बखेड़ा न खड़ा कर दें। क्या ठिकाना है? बाभनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाभनों के लिए अलग प्रबंध न हुआ तो सर्व संगठन में नहीं खाएंगे। बाभन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या? महंत जी से कहना होगा। बाभन है ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो, सतगुरु हो। बाभन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू। इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासिन ने आकर खबर दी, सिपहियाटोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो, यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजामकार रहेगा तो महंत साहिब का भंडारा भंडुल होगा। गुरु हो, गुरु हो। तो महंत साहिब, हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी। वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहिब, मैं कह देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया। आंखों में समा गया बालदेव शायद। मठ पर गांव भर के मुखिया लोगों की पंचायत बैठी है। बालदेव जी को आज फिर भाखन देने का मौका मिला है। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं। सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दबा जा रहा है। सिंह जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उस दिन यदि हम घर में रहते तो खून की नदी बह जाती। कालीचरण चुप रहने वाला नहीं है। वाह रे, दरवाजे पर एक भले आदमी को बेइज्जत करना इंसान आदमी का काम है। तहसीलदार साहब कहते हैं, अस्पताल तो सबों की भलाई के लिए बन रहा है, इससे सिर्फ हमारा ही फायदा नहीं होगा। ओवरसियर बाबू कह गए थे कि तहसीलदार साहब जरा मदद दीजिएगा। हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं। तुम ही बताओ खिलावन भाई। बूढ़े जोशी जी भविष्यवाणी करते हैं, कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध का उड़ेगा। लक्षण अच्छे नहीं है। गांव का ग्रह बिगड़ा हुआ है। किसी दिन इस गांव में खून होगा, खून।
पुलिस दारोगा गांव की गली गली में घूमेगा। और यह अस्पताल? अभी तो नहीं मालूम होगा। जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना। शिव हो, शिव हो। बालदेव भाखन के लिए उठना चाहता था कि लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पंच परमेश्वर। मानो बिजली की बत्ती जल उठी। सन्नाटा छा गया। सफेद मलमल की साड़ी के खूंट को गले में डालकर लक्ष्मी हाथ जोड़े खड़ी है। पंच परमेश्वर। लक्ष्मी महंत साहब शून्य में हाथ फैलाकर टटोलते हुए कहते हैं, लक्ष्मी, तुम चुप रहो। लक्ष्मी रुकी नहीं, कहती गई, जोतकी जी ठीक कहते हैं। गांव के ग्रह अच्छे नहीं है। जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं, वहां जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दुखी है। सतगुरु साहेब कहन है, जहां मेल तहां सरग है। मानुष जन्म बार बार नहीं मिलता है। मानुष जन्म पाकर परमार्थ के बदले स्वार्थ देखें तो इससे बढ़कर क्या पाप हो सकता है। परमार्थ में जो विघ्न डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं। जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा है सो तो जानते ही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि सब कोई भेदभाव त्याग के एक होकर के परमार्थ कार्य में सहयोग दीजिए। आप लोग तो जानते हैं माइनस परमार्थ कार्य देह धरो यह मानुष जन्म अकारथ जाए। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सतगुरु साहेब गांव का मंगल करेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी। लक्ष्मी बैठ गई। उसका चेहरा तमतमा गया है, गाल लाल हो गए हैं और कपाल पर पसीने की बूंदें चमक रही है। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ है, मानो जादू फिर गया हो। बालदेव जी का भाखन देने का उत्साह कम हो गया है। वह दोहा कवित्त नहीं जानता, शास्त्र पुराण भी नहीं पढ़ा है। जेहल में चौधरी जी उसे पढ़ाया करते थे। तीसरा भाग में भारी बोझ नमक का लेकर एक गधा दुख पाता था कि पास ही वह पढ़ रहा था कि चौधरी जी की बदली हो गई। उसी दिन से उसकी पढ़ाई भी बंद हो गई। लेकिन वह जरूर भाखन देगा। उसने लक्ष्मी की ओर देखा तो और मानो नशे में उठकर खड़ा हो गया। प्यारे भाइयों, बोलिए एक बार प्रेम से, गंधी महात्मा की जय। यादव टोली के नौजवानों ने जय जयकार किया। प्यारे भाइयों, कोठारन साहब जितना बात बोली सब ठीक है, लेकिन सबसे साथ बड़ा दुखी हम है। हमारे कारण ही गांव में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम तो सबों का सेवक है। हम कोई विद्वान नहीं है, शास्त्र पुराण नहीं पढ़े है, गरीब आदमी है, मूर्ख है। मगर महात्मा जी के प्रताप से, भारत माता के प्रताप से मन में सेवा भाव जन्म हुआ और हम सेवक का बाना ले लिया। आप लोगों को तो मालूम है, जयमंगल बाबू जो मिनिस्टर हुए हैं, अपना दस्तखत भी नहीं जानते हैं। बहुत छोटी जात का है। वह भी गरीब आदमी थे, मूर्ख थे, मगर मन में सेवा भाव था और महात्मा जी उसको मिनिस्टर चुन लिए। महात्मा जी कहन है, वैष्णव जन तो उसे कहते हैं जो पीर पराई जानता है रे। मोमेंट में जब गोरा मलेटरी हमको पकड़ा तो मारते मारते बेहोश कर दिया। पानी मांगते थे तो मुंह में पेशाब कर दिया था। बालदेव जी का भाखन शुरू होते ही पंचायत में फिर कानाफूसी शुरू हो गई थी। राजपूत टोली के लोग और भी जोर जोर से बात करने लगे। बालदेव के भाखन के इस रोमांचक अंश ने जरा असर किया। मुंह में पेशाब करने की बात सुनते ही पंचायत में फिर सन्नाटा छा गया। बालदेव ने झट अपनी कमीज खोल ली। चारों ओर घूमकर पीठ दिखलाते हुए उसने अपना भाखन जारी रखा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो देख सकते हैं। अरे बाप, चीता बाघ की तरह देह हो गया है। धन्य है। देखिए आप लोग, यादव डोली का एक नौजवान कहता है, हम लोग गांधी जी का जय करते हैं तो आप लोगों के कान में लाल मिर्च की बुकनी पड़ जाती है। देखिए, अरे भाई, यह सब महात्मा जी का प्रताप है। कौन सह सकता है? जब गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। लेकिन प्यारे भाइयों, हमने भारत माता का नाम, महात्मा जी का नाम लेना बंद नहीं किया। तब मलेट्री ने हमको नाखून में सुई गड़ाया,
जिस पर भी हम इस बिस चू चमड़ नहीं किया। आखिर हार कर जेल खाना में डाल दिया। आप लोग तो जानते ही है कि सुराजी लोग जेहल को क्या समझते हैं। जेहल नहीं ससुराल यार, हम ब्याह करने को जाएंगे। मगर जेहल में अंग्रेज सरकार हम लोगों को तरह तरह की तकलीफ देने लगा। भात में कीड़ा मिला देता था, घास पात का तरकारी देता था। बस हम लोगों ने भी अनशन शुरू कर दिया। प्यारे भाइयों, 5 दिन तक एकदम निर्जला अनशन। उसके बाद कलेक्टर, एसपी, जज सब आया। मांग पूरा कर दिया। खाने को दूध हलवा दिया। हम लोग बोले दूध हलवा अपने बाल बच्चों को खिलाओ, हम लोगों को बढ़िया चावल दो। सो प्यारे भाइयों, सेवा व्रत जब हम लिया है तो इसको छोड़ नहीं सकते। अंधी होकर पुलिस चलावे पर डंडों का परिवाह नहीं। आप लोग अपने गांव में सेवा नहीं करने दीजिएगा। हम चन्नन पे चले जाएंगे। वहाँ आश्रम है, घर घर चरखा करखा चलता है। घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। महात्मा जी, जवाहरलाल, राजेंद्र बाबू और दूसरे बड़े बड़े लीडर लोग साल में एक बार जरूर आते हैं। चौधरी जी हमको बार बार खबर भेज देते हैं, बालदेव अपने गांव में चले आओ। हम कहे कि चौधरी जी, आप हमारा गुरु है, आपका वचन हम नहीं काट सकते। लेकिन अपना गांव तो उन्नति कर गया है। जो गांव उन्नति नहीं किया है, हम वही सेवा करेंगे। हम मैरीगंज को चन्ननपट्टी की तरफ बनाना चाहते हैं। हम अपने से गांव में झाड़ देंगे, मैला साफ करेंगे। हम लोगों का सब किया हुआ है। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहेब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ बिरछ भी साफ रहता है। कोठी के बगीचे में कलेक्टर के गाछ को देखिए, एकदम बगुला की तरह उजला है। लेकिन आप लोग हमको नहीं चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो, जो पढ़ना जानते हैं, इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। टैप में छापी किया हुआ है। 2 साल पहले की चिट्ठी है। कौन पढ़ेगा? बड़े मौके से सभी स्कूलिया अंग्रेजिया लोग भी घर में ही है। पढ़ो जी कोई। खेलावन ने अपने लड़के सकलदीप से कहा, जाओ पढ़ दो। लेकिन वह बड़ा शर्मीला है। हरगौरी, पढ़ो जी। पासवान टोले के रामचंद्र का भतीजा मेवालाल उठकर खड़ा हुआ, बालदेव के हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगा। जरा जोर से पढ़ो, गला साफ कर लो। थर थर क्यों कांपते हो? सेवा में बालदेव सिंह जी। महाशय, आपको विदित हो कि कस्तूरबा स्मारक निधि की एक अस्थायी कमेटी गठन करने के लिए कांग्रेसियों की एक विशेष बैठक था 8 दिसंबर 2045 को पूर्णिया धर्मशाला में होगी। इस बैठक में बिहार के भूतपूर्व प्रीमियर भी उपस्थित रहेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आपका, विश्वनाथ चौधरी। अर्थ भी समझा दो मेवालाल। अरे नहीं, अर्थ क्या समझाएगा? टैप में छापी किए हुए खत का अब अर्थ समझाएगा? चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते हैं। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। सुनो, सिंह जी क्या कहते हैं? बालदेव, तुम यहाँ से चले जाओगे तो यह मैरीगंज गांव का दुर्भाग्य होगा, शर्म की बात होगी। गांव में तो लड़ाई झगड़े लगे ही रहते हैं। 2 हंडी एक जगह रहे तो डनमन होना जरूरी है। तुम लोगों का काम है गांव में मेल मिलाप बढ़ाना, गांव की उन्नति करना। इसमें जो बाधा डालता है वह अधर्मी है। तुम लोग देश के सेवक हो। खल और कुटिल लोगों को सुमार्ग पर चलाना तुम ही लोगों का काम है। गोसाई जी ने रामायण में पहले खल और कुटिल की ही वंदना की है। तुम गांव से मत जाओ। तहसीलदार और हम तो छोटे बड़े भाई है। बचपन से साथ खेले कूदे, लड़े झगड़े और फिर मिल गए। आओ जी तहसीलदार भाई, लोग तो हम लोगों के खानदान को बदनाम करते ही है कि कायस्थ और राजपूत ने मिलकर महारानी चंपावती के एस्टेट को ही पार कर दिया। अब हम लोग एक बार फिर मिल जाएं।
सिंह जी ने अपना लंबा चौड़ा वक्तव्य समाप्त करते हुए पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा। पंचायत में जोर का ठहाका पड़ा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम बम भोलानाथ है सिंह जी। मन में कोई सात पांच नहीं रखते, सादा दिल के आदमी है। सिंह जी ने तहसीलदार को हाथ पकड़कर उठा लिया। दोनों गले मिलने लगे। बोलिए एक बार प्रेम से। गन्ही महात्मा की जय। जय जय। भंडारा जमेगा। 2 दिन से तो ऐसा मालूम होता था कि लोगों के पत्तल में परोसी हुई पूरी जलेबी अब गई तब गई। उस दिन कीर्तन और नाच करेंगे। अगमू चौकीदार क्या कहता था, महात्मा जी का झंडा पतखा नहीं उड़ाना होगा, वह मार खाएगा अब। उसको कहो अपने नाना दारोगा साहेब से पूछे कि राज किसका है। अनशन करने से लाट, हाकिम, कलेक्टर सब डर जाता है। सारी पंचायत में 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर मेल मिलाप की खुशी का उल्टा असर हुआ है। खेलावन सिंह यादव को सिंह ने जिस चालाकी से एक किनारे किया है, इसे कोई नहीं समझ पाए, लेकिन खेलावन ने सब समझ लिया। खेलावन की चर्चा भी नहीं की सिंह ने। और इस तहसीलदार को तो देखो, तुरंत गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। लड़ाई झगड़ा यादवटोली से था और गले मिले तहसीलदार जी। खेलावन को 7 वर्ष तक समझदारी का न आना नहीं समझना। सब चालाकी समझते हैं। दुनिया की ज्ञान गुदड़ी बघारता है बालदेव, मगर इतना भी समझ में नहीं आया कि सिंह तहसीलदार से क्यों मिल रहा है। मेल मिलाप तो यादवटोली के मुखिया से होना चाहिए। सुराजी होने से क्या हुआ, जात स्वभाव नहीं छूटते। इतना मां आदर से अपने यहाँ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं और समय पड़ने पर सावधान 22 पसेरी। जोतखी जी खेलावन के चेहरे को देखकर ही सब कुछ समझ लेते हैं। मोटी चमड़ी पर असर हुआ है। खेलावन बाबू, सकलदीप बबुआ की जन्मपत्री काशी जी से बनकर आ गई क्या? जरा एक बार हम भी देखते। आज तक हम जो गणना किए हैं उसको काशी के पंडितों ने भी कभी नहीं काटा। कल सुबह में आइएगा जोतखी काका। आप तो बहुत दिन से आए भी नहीं है। सकलदीप तो हाई स्कूल में संस्कृत भी पढ़ता है। जरा आकर देखिएगा तो संस्कृत में उसका जेहन कैसा है। ठीक दोपहर से पंचायत की बैठक शुरू हुई, शाम को खत्म हुई। बहुत दिन बाद गांव भर के लोग पंचायत में बैठे थे। बहुत दिन बाद फिर मेल मिलाप हुआ। कल ही भंडारा है। सुबह से ही अस्पताल के सामने की जमीन को साफ करके जाफरा से घेरना होगा, शामियाना टांगना होगा, सजाना होगा। हलवाई लोग सुबह से ही आ जाएंगे। आजकल दिन छोटा होता है। विजय होते होते शाम हो जाएगी। डॉक्टर साहब को लाने के लिए 4 बैलगाड़ियां जाएंगी। टीशन भैंसरमन बाबू ने बालदेव से कहा है। कल भोर को ही अस्पताल में सब कोई जमा होंगे, काम का बंटवारा होगा। इतने बड़े भोज को संभालना खेल नहीं। सभी बारी बारी से महंत साहब को साहेब बंदगी करके विदा हुए। बालदेव जी को महंत साहब ने रोक लिया है। बालदेव बाबू, तुम जरा ठहर जाना, कल फिर समय नहीं मिलेगा। अभी एक बार हिसाब किताब कर लेना अच्छा होगा। थोड़ी देर बैठ के बीजक बांटो, हम डोलडाल नित्य से हो आए। कहाँ हो रामदास? गंगा सागर में जल भर दो। बालदेव धुनी के पास बैठकर बीजक के पन्ने उलटता है। माइनस बीजक बतावे बित्त को, जो बित्त गुप्ते होए, शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। लक्ष्मी लालटेन जलाकर सामने रख गई। अक्षर स्पष्ट हो गए संतो, सारे जग बौराने। लक्ष्मी के शरीर से एक खास तरह की सुगंध निकलती है। पंचायत में लक्ष्मी बालदेव के पास ही बैठी थी। बालदेव को रामनगर मेला के दुर्गा मंदिर की तरह गंध लगती है, मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। मठ से लौटने में देर हो गई थी। लौटकर सुना, खेलावन भैया की तबीयत खराब है, आंगन में सोए है। यदि कोई आंगन में सोया रहे तो समझ लेना चाहिए कि तबीयत खराब हुई है, बुखार हुआ है या सर्दी लगी है अथवा सिरदर्द कर रहा है। जिसको आंगन वाली पत्नी ही नहीं, वह आंगन में क्यों सोएगा?
आंगन में सोने का अर्थ है आंगनवाली के हाथों की सेवा प्राप्त करना। खाने के समय भौजी से मालूम हुआ पेट में बाय हो गया है। कड़वा तेल लगाकर पेट ससारते समय गो गो बोलता था। भौजी भी बहुत अनमनी थी और दिनों की तरफ बैठकर बातें नहीं की भौजी ने। भौजी बोरसी अंगीठी के पास बैठकर हुक्का पीती रहती थी। बालदेव जेल की गप सुनाता रहता। बालदेव जी आज पंचायत की गप भौजी को सुनाते, लेकिन आज गप जमाने का लक्षण नहीं देखकर बालदेव जी सोने चले आए। नींद नहीं आती है। जेल का बीटी कंबल आज बड़ा गड़ रहा है। खद्दर की धोती मैली हो जाने पर बहुत ठंडी हो जाती है। बार बार लक्ष्मी दासन की याद आती है। आते समय कह रही थी आज यही प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी। प्रसाद, लक्ष्मी के शरीर की सुगंध। आज मान की भी याद आती है। गांव के लोग बालदेव को टुरवा कहते थे। सुनकर मान बहुत गुस्सा होती थी। बाप के मरने से कोई टुअर अनाथ नहीं होता। बाप मरे तो कुंवर, माँ मरे तब टुअर। मेरा बालदेव तो कुंवर है, मेरा बालदेव टुअर नहीं। ऐसा लगता है माँ ने अभी तुरंत ही पीठ सहलाई है। माँ के मरने के बाद बालदेव बहुत दिन तक अजोधी भगत की भैंस चराता था। अजोधी भगत की याद आते ही बालदेव की देह सिहर उठती है। कैसा पिशाच था बुड्ढा। बूढ़ी तो और भी खटास थी, खेकसियारी की तरह हरदम खेक खेक करती रहती थी। दिन भर भैंस चराकर आने के बाद बालदेव की उंगलियां भगत का देह टिपते टिपते दर्द करने लगती थीं। आंखें नींद से बंद हो जाती थीं, लेकिन जरा भी ऊँघे की चटाक। उस बूढ़े की उंगलियों की चोट बड़ी बड़ी कड़ी होती थी। बालदेव ने बचपन से ही मार खाई है, थप्पड़, छड़ी और लाठी की मार। शायद सूखी चमड़ी की चोट ज्यादा लगती है। लेकिन रूपमती का कलेजा मोम का था। वैसे बेदर्द माँ बाप की बेटी वैसी दयालु कैसे हुई, समझ में नहीं आता है। बूढ़े बूढ़ी को रात में नींद नहीं आती थी। आज पहर रात को ही भैंस चराने के लिए जगा देता था। आज पहर रात होते ही पीपल के पेड़ पर उल्लू अपनी मनहूस बोली में कचकचा उठता था और इधर बूढ़ा ठीक उसी तरह की आवाज में चिल्ला उठता, रे टुरवा, भोर हो गई, भैंस खोल। रूपमती कभी टुरवा नहीं कहती थी। छोटा सा नाम बल्ली उसी का दिया हुआ है। 4 सेर सुबह और 3 सेर शाम को दूध होता था, लेकिन बुढ़िया कभी सितुआ भर घोल भी नहीं खाने देती थी। रूपमती रोज चुराकर भात के नीचे दूध की छाली रख देती थी। बूढ़ा बूढ़ी का जमाया हुआ पैसा आखिर डकैत ही ले गए। इस बार रूपमती को देखा था। बहुत दिन बाद ससुराल से आई थी। 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी ठीक रूपमती जैसी है। ठीक वैसी ही हंसी। याद आती है माए जी की। माए जी रामकिशुन बाबू की स्त्री। पहले पहल सभा हुई थी चन्ननपट्टी में। सभा में रामकिशुन बाबू, उनकी स्त्री चौधरी जी और तिवारी जी आए थे। अलबत्त रूप था रामकिशुन बाबू का। बड़ी बड़ी आंखें, भाखन देते थे जैसे बाघ गरजे। सुनते हैं, जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से पलस्तर झड़ने लगता था। क्या मजाल कि हाकिम उनके खिलाफ राय दे दे। लेकिन महात्मा जी का उपदेश सुनकर एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। स्त्री के साथ गांव गांव घूमने लगे। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी। लहू से पैर लटपट हो गए थे। लाल उड़हूल। माए जी का दुख देखकर, रामकिशुन बाबू का भाखन सुनकर और तिवारी जी का गीत सुनकर वह अपने को रोक नहीं सका था। कौन संभाल सकता था उस डान को। लगता था कोई खींच रहा हो। गंगा रे जमुनवान की धार नयनवान से नीर बही। फूटल भारतीया के भाग भारत माता रोई रही। माए जी के पांव की चमड़ी फट गई थी, भारत माता रो रही थी। वह उसी समय रामकिशुन बाबू के पास जाकर बोला था, माइनस मेरा नाम सुराजी में लिख लीजिए। उस दिन की सभा में 3 आदमियों ने नाम लिखाया था, बालदेव, बावनदास और चुन्नी गुसाई। चौधरी जी उसे जिला ऑफिस में ले आए थे। माए जी बराबर ऑफिस आती थीं। कभी गुस्सा होते नहीं देखा माए जी को, जब बोलती थी तो हंसकर। एक बार देहात से लौटते समय उसको बुखार हो गया था।
देह जल रही थी, सिर फटा जा रहा था, कोई होश नहीं। रात में आँख खुली तो जी बड़ा हल्का मालूम हुआ। कैसे हो बालदेव भाई? कौन बावन? गर्दन उल्टाकर देखा, माए जी पास ही कुर्सी पर बैठी हुई है। कैसे हो बोलो? बुखार था तो देहात क्यों गया था? सो माथे पर हाथ रखते हुए माए जी बोली थी, बुखार उतर गया है। माए जी के हाथ रखते ही नींद आ गई थी। दूसरे दिन बावनदास ने कहा, माए जी को जैसे ही मालूम हुआ कि तुमको बुखार है, वैसे ही मुझे लेकर ऑफिस आई। जंतर थर्मामीटर लगाकर बुखार देखते ही चिल्लाने लगी, पानी लाओ, पंखा दो। उसी समय से माथे पर पानी की पट्टी देती रही। 12 बजे रात तक। भगवान भी कैसे है, अच्छे आदमी को ही अपने पास बुला लेते हैं। 2-3 साल के बाद ही रामकिशुन बाबू एक ही दिन के बुखार में स्वर्गवास हो गए। हे भगवान, उस दिन माए जी की ओर कौन देख सकता था? देखने की हिम्मत नहीं होती थी। माए जी का उस दिन का रूप। गंगा रे जमुनवान की धार नयनवान से नीर बही। फूटल भारतीय के भाग भारत माता रोई रही। सचमुच सबों के भाग फूट गए। श्राद्ध के दिन से जिला ऑफिस का नाम हो गया रामकिशुन आश्रम। श्राद्ध के दूसरे दिन ही माए जी काशी जी चली गई। गाड़ी पर चढ़ने के समय पैर छूकर जब प्रणाम करने लगा था तो माए जी एकदम फूट फूट कर रो पड़ी थी, ठीक देहाती औरतों की तरह। बावनदास को माए जी ठाकुर कहती थी, हमार ठाकुर रे। धरती पर लौटते हुए बावनदास को उठाते हुए माए जी बोली थी, महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। पता नहीं माए जी कहाँ है। आंसू की गर्म बूंदें बालदेव की बांह पर ढुलक कर गिरी। माँ रूपमती, माए जी और लक्ष्मी दासिन। माए जी जैसा ही लक्ष्मी भी भाखन देना जानती है। लक्ष्मी भाखन दे रही है। विशाल सभा। जहां तक नजर आती है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं। बांस के घेरे को तोड़कर लोग मंच की ओर बढ़े आ रहे हैं। मंच पर बालदेव के बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है। लक्ष्मी के भी पैर की चमड़ी फट गई है। मंच की सफेद चादर पर लहू की बूंदें टप टप गिर रही हैं। लक्ष्मी भाखन दे रही है। कौन? हरगौरी। हरगौरी लक्ष्मी के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ रहा है। लक्ष्मी माला नहीं पहनती है। माला लेकर बालदेव को पहना देती है, गेंदे के फूलों की माला। फूल से लक्ष्मी के शरीर की सुगंधी निकलती है। भीड़ मंच की ओर बढ़ी जाती है। हरगौरी आगे बढ़ आया है, लक्ष्मी को पकड़ रहा है। बालदेव चिल्ला रहा है, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। लोग हल्ला कर रहे हैं। बहुत जोर लगाकर बालदेव चिल्लाता है, माइनस हरगौरी बाबू। गन्ही महात्मा की जय। जय। बालदेव हड़बड़ाकर उठता है, आंखें मलते हुए बाहर निकल आता है। सवेरा हो गया है। गांव भर के नौजवानों को बटोरकर जुलूस बनाकर कालीचरण जय जयकार करता हुआ जा रहा है। वाह रे कालीचरण, बुद्धिमान है, बहादुर है और बुद्धिमान भी। यह प्रोग्राम कब बनाया था? रात में ही शायद। जरूर मैरीगंज की चंदनपेटी की तरफ नाम करेगा। और भोर का सपना। खेलावन भैया, कैसी तबीयत है? तुम रात में कब लौटे? कहाँ देर हई? सिपहिया टोली में। कायस्थ राजपूत की जोड़ी मिल गई। अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे सादे आदमी। कलिया पर नजर रखना, उसमें और भी बहुत गुण है, सो तो तुमको मालूम ही हो जाएगा। किसी किस्म का उपद्रव करेगा तो हम जिम्मेदार नहीं है। पीछे यादव टोली के मुखिया के ऊपर बात नहीं आवे। हाँ भाई, कायस्थ और राजपूत का क्या विश्वास। खेला किसके ऊपर अपना दिल का बुखार उतारे, समझ नहीं पा रहा था। भैंस चरवाहा भैंस दूहने के लिए बर्तन ले आया था। खेलावन आज भी अपने ही हाथों भैंस दूहता है। उसका कहना है, भैंस के थन में 4 आदमी के हाथ लगे कि भैंस सूखी। चरवाहा पर बिगड़ पड़ा, साला। अभी भैंस थिराई भी नहीं है, दूहने के लिए हल्ला मचा रहा है।
पूरी जलेबी क्या अभी ही बन रही है? जीभ से पानी गिर रहा है। प्रणाम जोतखी काका। जोतखी जी कान पर जनेऊ टांगे, हाथ में लोटा लटकाए इनारे की ओर जा रहे थे। खेलावन ने टोका, आइए यही पानी मंगवा देते हैं। खेलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा अच्छा, देखिएगा गांव के लौंडे सब आज फुच फुच कर रहे हैं। क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोड़े धन खल बौराई। ऐसा ही सिमरबनी में भी हुआ था। हमारे मामा का घर सिमरबनी में ही है। आज से 10-12 साल पहले की बात कहते हैं। हम मामा के यहाँ गए थे। मामा के बड़े पुत्र का यज्ञोपवीत था। प्रातःकाल उठ के देखते हैं कि गांव भर के लौंडे इसी झंडा पताका लेकर इनकिलाब जिंदाबाद करते हुए गांवों में घूम रहे हैं। मामा से पूछा कि मामा क्या बात है? तो मामा बोले कि गांव के सभी लड़कों ने वॉलंटियरी में नाम लिखा लिया है। इनकिलाब जिंदाबाद का अर्थ है कि हम जिंदाबाद हैं। जिंदाबाद भी उसी शाम को देखा। स्कूल से पश्चिमी कांग्रेसी तैवारी नीमक कानून बनाने वाला था। बड़े बड़े चूल्हे पर कड़ाहियों में चिकनी मिट्टी और पानी डालकर खौला रहे हैं। खूब गीतनाद, झंडा पताका। पूछा कि यह क्या है भाई? तो कहा कि नीमक कानून बन रहा है। हम भी खड़ा होकर तमाशा देखने लगे। इसी समय हल्ला हुआ, दारोगा आ रहा है। स्कूल के हाथा से एक टोपा वाला और 4-5 लाल पगड़ी वाला निकला। बस फिर क्या था, जिंदाबाद आ गया। जो जिस मुंह से खड़ा था उधर ही भागा। एक दूसरे के ऊपर गिर रहा है। कहाँ झंडा, कहाँ पताका और कहाँ इनकिलाब जिंदाबाद। दारोगा साहब तैवारी को पकड़कर ले गए। इसके बाद गांव के घर घर में घुसकर खन्ना तलाशी। गांव के सभी जिंदाबाद मांद में घुस गए। सुनने में आया कि जब कांग्रेसी राज हुआ तो फिर घर घर में वॉलंटियर घर घर आने लगा। फिर इनकिलाब जिंदाबाद। पुलिस दारोगा को देखकर और जोर से चिल्लाते थे सब, लो भाई चिल्लाओ, तुम्हारा राज है अभी। पुलिस दारोगा मन ही मन गुस्सा पीकर रह गए। पिछले मोमेंट में जिंदाबागों ने जोश में आकर अड़गड़ा जला दिया, कलाली लूट लिया। दूसरे ही दिन 4 लॉरी में भर के गोरा मिलिट्री आया और सारे गांव में जला पका लूट पीट कर 1 ही घंटा में ठंडा कर दिया। 50 आदमी को गिरफ्त किया। 2 को तो मारते मारते बेहोश कर दिया। 1 को कीरीच भोंक दिया। अंग्रेज बहादुर से यही दुग्गी तिग्गी लोग पार पाएंगे। बड़ा बड़ा घोड़ा बहा जाए तो नठोड़ी पूछे कितना पानी। अंग्रेज बहादुर ने अभी फिर डील दे दिया। सब उछल कूद रहे हैं। इस बार बिगड़ेगा तो खोपशत कबूतराए। नहीं जोतखी काका, अब वैसा नहीं हो सकता। बालदेव इससे आगे नहीं सुन सका। पिछले मोमेंट में सरकार का छक्का छूट गया है। सिमरबनी के बारे में आप जो कह रहे हैं सो आप इधर सिमरबनी गए हैं? नहीं। तब क्या देखिएगा? एक बार वहां जाकर देखिए। अस्पताल, स्कूल, लड़की स्कूल, चरखा सेंटर, रायबरेली लाइब्रेरी, क्या नहीं है वहां? घर घर में ABCD पास। शिवानंद बाबू को जानते हैं? उनका बेटा रमानंद हम लोगों के साथ जेहल में था, अब हाकिम हो जाएगा। पक्की बात। खेलावन भी कुछ कहना चाहता था कि चरवाहे ने पुकारा, पाड़ा भैंस पी रहा है। खेलावन भैंस दुहने चला गया। बालदेव के पास बेकार बहस करने के लिए समय नहीं है। गांव में जय जयकार हो रहा है, गन्ही महात्मा की जय। प्यारू को सबों ने चारों ओर से घेर लिया। डॉक्टर साहब का नौकर है। डॉक्टर साहब कब तक आएंगे? तुम्हारा क्या नाम है? कौन जात है? दुसाद मत कहो, गहलोत बोलो गहलोत। जनेऊ नहीं है? बालदेव जी प्यारू को भीड़ से बाहर ले आते हैं। भाई, तुम लोगों ने आदमी नहीं देखा है कभी? जाओ अपना काम देखो। हलवाई जी लोगों के पास कौन है? बालदेव जी सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। राम की सून आश्रम में लीडर लोग इसी तरह सबों के नाम के साथ जी लगाकर बोलते हैं। ड्राइवर जी, ठेकेदार जी, हरिजन जी। पूछताछ के बाद मालूम हुआ प्यारू डॉक्टर साहब के पास नौकरी करने आया है। रौथट टीसन में जो हेमापोथी डॉक्टर साहब थे, प्यारू उनके यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है।
डॉक्टर साहब देश चले गए। सुना कि मैरीगंज में एक डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। सो प्यारो डॉक्टर बाबू के पास नौकरी करने आया है। चूड़ा गुड़ का जलखे जलपान करके प्यारू बालदेव जी से कहता है, डॉक्टर बाबू का सामान कहाँ है? टेबल कुर्सी लगाना होगा, अलमारी को झाड़ना पोंछना होगा, पानी के ढोल के पास एक बॉल कठौत रखना होगा, एक साबुन और एक गमछा। डॉक्टर बाबू आते ही पहले साबुन से हाथ धोएंगे। सचमुच प्यारू डॉक्टर का पुराना नौकर है। टेबल कुर्सी ठीक से लगा दिया है। 3 पैर वाली लोहे की सीढ़ी पर पानी का ढोल रख दिया। सीढ़ी में ही लगी हुई गोल कड़ी में अल्मुनियम का कठौत बिठा दिया है। ढोल में कल लगा हुआ है। कल टीपने से पानी गिरने लगता है। बक्से से गमछा निकालकर वहीं लटका दिया है। खस्सी बकरी की अंतड़ी का भीतरी हिस्सा जैसा रोयांदार होता है, वैसा ही गमछा है। साबुन? साबुन नहीं है। अरे, कपड़ा धोने वाला साबुन नहीं, गमकौस साबुन चाहिए। भगत की दुकान में गमकौस साबुन कहाँ से आवेगा? कटिहार में मिलता है। तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गमकौस साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गमगम करने लगता है। तहसीलदार साहब कहते हैं, कमली दीदी से साबुन मांग कर ला दो। सचमुच प्यारू पुराना डागडरी नौकर है। बड़े मौके से वह आ गया, नहीं तो इतना इंतजाम कौन करता। बेला झुक गया है, अब डागर बाबू भी आ जाएंगे। तहसीलदार साहब कहते हैं, भुरकुआ उगने के पहले ही बैलगाड़ियों को रवाना कर दिया है। साथ में गया है अगमू चौकीदार। सारा गांव महक रहा है। मेले में ठीक ऐसी ही महक रहती है। तहसीलदार साहब के गुहाल में हलवाई लोग सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। पूड़ी बनाकर ढेर लगा दिया है। गांव के बच्चे सुबह से ही जमा है। राजपूत और कायस्थों के बच्चे दूसरे टोले के बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं, माइनस भागो, छू जाएगा। सिंह जी खुद जाकर खेलावन सिंह यादव को पकड़ लाते हैं। तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाय उखड़ गया है। भोज खाने के पहले ही अन्नसर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फायदा? तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं? लड़ो झगड़ो और फिर गले गले मिलो। यह रूठने का क्या माने? हमको तो बालदेव से मालूम हुआ। जाकर देखो तो कागभूसुंडी इसके कान में मंतर पढ़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ। कहना कि 8वां महीना है। हा 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 हा। रामकृपाल भाई, लड़कों के सामने भी आप दिल लगी करते हैं। अच्छा हाथ छोड़िए। सब कोई तो है ही, सिर्फ हमारे नहीं रहने से कौन काम हरज हो रहा था। सिंह जी मजेदार आदमी है। सुबह से ही सबों को हंसा रहे हैं। खेलावन यादव रूठे थे, उसको भी पकड़ लाए। जोतखी जी नहीं आए। बोले, दांत में दर्द है। सिंह जी कहते हैं, पता नहीं उनके पेट के दांत में दर्द है शायद। सुनते हैं आजकल डॉक्टर लोग पत्थर का नकली दांत लगा देते हैं। डॉक्टर साहब से कहकर जोथी जी का दांत बनवा दो भाई। अजी, सभागाथी विवाहार्थी मैथिलों का मेला में लड़की वाले दांत को हिला डुलाकर देखते हैं थोड़ो। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। आ रहे हैं? कहाँ? पचियारी टोला के पास 5 बैलगाड़ियां आ रही है। अगर चौकीदार आगे आगे दौड़ता हुआ आ रहा है। डॉक्टर साहब टोपा पहने हुए है। अगमू आ गया। कंधे पर क्या है? बक्सा। कामकाज छोड़कर सभी जमा हो गए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हट जाइए। अगमू कहता है, डॉक्टर साहब बोले हैं, इंतजाम से रखना, ठेस नहीं लगे। बेतार का खबर है। बालदेव जी कहते हैं, रेडी रेडियो है या रेडा? अब सुनिएगा रोज बम्बई कलकत्ता का गाना। महात्मा जी का खबर, पटुआ का भाव सब आएगा इसमें। तार में ठेस लगते ही गुस्साकर बोलेगा बेवकूफ। बिना मुंह धोए पास में बैठते ही तुरंत कहेगा, क्या आपने आज मुंह नहीं धोया है? जुलूम बात। डॉक्टर साहब। सभी हाथ जोड़कर खड़े हैं। डॉक्टर साहब भी हंसते हुए हाथ जोड़ते हैं। बालदेव जी जय हिंद कहते हैं। देखा देखी कालिया भी आजकल जय हिंद कहता है।
प्यारू शामियाने में कुर्सी लाकर रखता है। डॉक्टर साहब के हाथ से टोप ले लेता है। डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग एकदम लाल है। लालटेस, मूछ नहीं है क्या? नहीं, मोच सफाचट कटाए है। बालदेव जी हाथ जोड़कर पूछते हैं, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? सब तैयार है, भोजन कर लिया जाए। इनका नाम विश्वनाथ प्रसाद है, राजपारबा के तहसीलदार है। इनका नाम रामकृपाल सिंह है, सिपह राजपूत टोली के मालिक है। इनका नाम खेलावन सिंह यादव है, यादव छतरी टोले के मर्र है। इनका नाम कालीचरण है, बड़ा बहादुर नौजवान है। और ये लोग स्कूलिया है। आइए बाबू साहब, आप लोग डॉक्टर साहब से बतियाइए। इस गांव के महंत साहब ने अस्पताल होने की खुशी में गांव वालों को आज भंडारा दिया है। डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर सबों को फिर नमस्कार करते हैं। कहते हैं, हम अभी नहीं खाएंगे, सबको खिलाइए। सचमुच प्यारू पुराना नौकर है। देखो, डॉक्टर बाबू ने सबसे पहले साबुन से हाथ धोया। मठ से महंत साहब, कोठारिन लक्ष्मी दासिन, रामदास और दो मूर्ति आए हैं। महंत साहब की बैलगाड़ी के आगे एक साधु तुरही फूंकता हुआ आ रहा है। धो तु 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 धो तु तु। और तुरही की आवाज सुनते ही गांव के कुत्ते दल बांधकर भौंकना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे नवजात पिल्ले तो भौंकते भौंकते परेशान है। नया नया भौंकना सीखा है न। सबसे पहले काली थान में पूड़ी चढ़ाई जाती है। इसके बाद कोठी के जंगल की ओर दो पूड़ियां फेंक दी जाती है, जंगल के देव देवी और भूत पिशाच के लिए। इसके बाद साधु और बाभन भोजन। बालदेव जी ने बहुत कहा, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। प्यारू ठीक कहता था, डॉक्टर लोग हलवाई की बनाई हुई पूड़ी जलेबी नहीं खाते हैं। कल के चूल्हे पर प्यारू डॉक्टर बाबू के लिए भात बना रहा है। जल्दी से बिचे खाना पीना खत्म हो तो बेतार के खबर का गाना सुने। क्या आज गाना नहीं होगा? हाँ भाई, कल कब्जा की बात है, इतना जल्दी कैसे होगा? फिर कटिहार जंक्शन में रेलगाड़ियों और मिलों का अभी इतना शोरगुल होता होगा कि यहाँ तक खबर आ भी नहीं सकेगी। बिझे बिझे, हर टोले के लोग अलग अलग पंगत में बैठो। अपने अपने बगल में एक फाजिल पत्ता लगा देना भाई। अपने अपने घर की जनाना लोगों के लिए कमबेस नहीं। गोरटोली के रौदी बूढ़ा को सभी मिलकर चिढ़ा रहे हैं। रौदी गोप गांव गांव में घूमकर दही बेचता है। उसकी चाल चलन, उसकी बोला बानी सब कुछ औरतों जैसी है। सिर और छाती पर से कपड़ा जरा सा भी सरक जाने पर औरतों की तरह लजाकर ठीक कर लेता है। मर्दों से बातें करने के समय लजाता है। औरतें उसके सामने किसी भी किस्म का पर्दा नहीं करती। हाट जाते और लौटते समय वह औरतों के झुंड में ही रहता है। अभी सब मिलकर रौदी बूढ़ा को चढ़ाते रहे हैं, माइनस तुम्हारा हिस्सा आंगन में भेज दिया जाएगा। देखो, लालचंद ने तुम्हारा पत्ता लगा दिया है। दुर मुंहझौन से, बूढ़े पुराने से हंसी दिल लगी करते लाज नहीं आती। हम पूछते हैं तुम लोगों से कि तुम लोग अपनी बूढ़ी दादी और नानी से भी इसी तरह हंसी मस्करी करते हो? इस गांव के लौंडे छौड़े बिगड़ गए हैं और सारा दोख इसी सिंघवा का है। जहां बूढ़े ही बदचाल हो तो लौंडों का क्या हाल? हम कह देते हैं, हाँ सुन रखो। हाँ, महंत साहब रात में भोजन नहीं करते हैं। सतगुरु हो। डॉक्टर साहेब, आपको कितना मुशरा मिलता है? 200? हाँ, यहाँ ऊपरी आमदनी भी होगी। असल आमदनी तो ऊपरी आमदनी है। बहुत अच्छा हुआ। गांधी जी तो अवतारी पुरुष है। माइनस डॉक्टर साहेब। आज से करीब 5 साल पहले एक बार हमारी आंखें आई, उसके बाद 2 महीने तक आंखों में लाली छाई रही। पूर्णिया के सिविल सर्जन साहब को 50 रुपया फीस देकर दिखलाया। बहुत दिनों तक इलाज भी करवाया, मगर बेकार। अब तो आप आ गए हैं, अपने घर के डॉक्टर हुए। लक्ष्मी दासिन टकटकी लगाकर डॉक्टर साहब को देख रही है। कितना सुंदर पुरुष है। बेचारे का इस देहात में मन नहीं लग रहा है। नौकरी कोई भी हो, आखिर नौकरी ही है। मन घर पर टंगा हुआ होगा।
बीवी बच्चों की याद आती होगी। कुछ दिनों में मन लग जाएगा, फिर बाल बच्चों को भी ले आवेंगे। अचानक वह पूछ बैठती है, आपके घर पर और कौन कौन है डॉक्टर बाबू? जी, डॉक्टर ने जरा हकलाते हुए कहा, जी मेरा कोई नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। लक्ष्मी समझ लेती है कि यह सवाल पूछना उचित नहीं हुआ। उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि उसने ऐसा प्रश्न किया ही क्यों। मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी, रामदास को बुलाओ। अच्छा तो डॉक्टर बाबू, अब आज्ञा दीजिए, आप भी भोजन करके आराम कीजिए, कभी मठ की ओर भी आइएगा। सतगुरु साहेब कहीम है दरस परस सत्संग ते छूटे मन का मैल। लक्ष्मी हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं। ब्राह्मण टोली के लोग बालदेव जी से पूछते हैं, डॉक्टर बाबू का नौकर तो दुसाद है, और डॉक्टर बाबू कौन जात है? दुसाद का बनाया हुआ खाते हैं, बोलिए प्रेम से। महात्मा गन्ही की जय। भंडारा समाप्त हो गया, कोई त्रुटि नहीं हुई, सबको पूर्ण हो गया। जो भूल चूक से छूट गए हैं, उनका हिस्सा कल ले जाइएगा। बालदेव जी अबमू चौकीदार और बिरंची के साथ अस्पताल में ही सोएंगे। आज पहली रात है। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं। जी, मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है, उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वह डॉक्टर को देखकर पिघल गई? यह अच्छी बात नहीं। सतगुरु मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती। पसराहा मठ के पास अपनी झोपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत रामगुसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। एक चिलम, दो चिलम, तीन चिलम, पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थीं। कभी कभी बाबूजी भी थर थर कांपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था, खा लो रामचंद्र भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मारते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहब की धूनी के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचंद्र, तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचंद्र साहब क्रोध कीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने के दस्त होना लगा। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचंद्र एक बार आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चिलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, आई। लक्ष्मी कुनमुनाती उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे। सतगुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी, महंत साहब, चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया, सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़, लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, दंतहीन मुंह की दुर्गंध। लाल। महंत साहिब, महंत साहिब सुनिए, रामदास धोनी के पास ही है। महंत साहिब, अरे रामदास, रामदास, जल्दी उठो जी। महंत साहिब को क्या हो गया? महंत साहिब को सतगुरु ने अपने पास बुला लिया।
सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहिब सिद्ध पुरुष थे। इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे। रामदास कहता है, भंडारा से लौटकर जब सरकार आए और आसन पर धियां लगाकर बैठे तो देह से जोत निकलने लगा। हम मशरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धूनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार के देह का जोत और तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। जोत की चमक से हमारी आंखें बंद हो गईं। हम वहीं धूनी के पास लेट गए। कोठारिन जी जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुली। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीत भी नहीं मालूम। जटा बढ़ा लिया और हाथ में कमंडल ले लिया, हो गए साधु। चरणदास, पहले बीजक पाठ होगा, तब माटी। इसके बाद सभी संतन के गौर समाधि पर माटी दी जाएगी। इतना भी नहीं जानते। माया जाल बिखंडने सुर गुरु दुख परहरता सर्वे लोक जनाच जैन सत्य हियालोकिता। नमोस्तु सतगुरु साहिब को चरणकमल धरी शीश। सबसे पहले रामदास माटी देता है। उसके बाद लक्ष्मी दासिन मुट्ठी भर माटी महंत साहिब की सफेद चादर पर डाल देती है। फिर फूलों की माला। साधु लोग कुदाली से गोर में मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहिब को लगाकर 10 महंतों को माटी दिया है। माटी देना भी नहीं जानेंगे। गांव के कीरतनिया लोग समदाउन शुरू करते हैं माइनस। हाँ रे, बड़ा रे जतन से सुगा एक है पोसल माखन दुधवा पिलाए। हाँ रे, से हो रे सुगना बिरछी चढ़ी बैठल पिंजड़ा रे धरती लौटाए। गौर के बाद रामदास बंजड़ी बजा बजा कर निर्गन गाता है माइनस। कंहवान से हंसा आउल कंहवान समाउल हो राम। कि आहो रामा हो, कौन गढ़ कयल मोकाम कवन लपटाउल हो राम। डिम डिमिक डिमिक। सुरपुर से हंसा आउल नरपुर समाउल हो राम। कि आहो रामा हो, कायागढ़ कैला मोकाम माए ही लपटाउल हो राम। जय हो, सतगुरु की जय हो। महंत साहिब की जय हो। सब संतन की जय हो। मठ सूना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है महंत साहिब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे। बिना रामदास के सहारा के एक पग चल भी नहीं सकते थे, किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत के मठ और बिना प्राण के काया। कांच ही बांस के पिंजड़ा, जामे दियो न बाती हो। अरे हंसा उड़ल आकाश, कोई संगो न साथी हो। जो भी हो, संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहिब। चढ़ती जवानी में सतगुरु साहिब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती है। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहिब का दोख नहीं, उसका भाग ही खराब है। यदि वह नहीं होती तो महंत साहिब सतगुरु के रास्ते से नहीं दिखते। यह ध्रुव सत्य है। दोख तो लक्ष्मी का है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहिब, महंत साहिब, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध को क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी। मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी प्रभु। क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रुके रुकते नहीं। जय हिंद कोठारिन जी। दया सतगुरु के। बालदेव जी बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को सांत्वना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थीं, दोहा कवित्त सब भूल गए। उसे माए जी की याद आ जाती है। माए जी का वह रूप। गंगा रे जमुनवान की धार नयनवान से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई डाढ़स की बांध इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बालदेव जी की भी आंखें छलछला जाती है। फल्गु में भी बाढ़ आती है। वह दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारिन जी, सब परमेश्वर की माया है।
हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल गए थे। डॉक्टर साहब को गांव की चौहद्दी दिखलानी थी। दक्षिण संथाल टोली से शुरू करके दुसाध टोली तक गली कूची, अगवारा पिछवाड़ा देखते देखते 10 बज गए। वहीं मालूम हुआ कि महंत साहब इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वे अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रौथट हाट में ढोल भी दिला देना है, अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहाँ आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज यह कहना नहीं भूलते थे, माइनस लक्ष्मी, इन लोगों का कोई विश्वास नहीं, रमता लोग हैं। इन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से ही वे पहचान लेते थे। उनके अंतर की दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था। बराहछत्तर बराह क्षेत्र एक तीर्थ स्थान जा रहा था। उसके नैन बड़े चंचल। सत्संग में बैठकर लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहब वचन सुना रहे थे। आखिर पंक्ति कहते कहते अचानक रुक गए। बोले, माइनस हो नौखिया के नौजवान उदासी जी। अरे साहेब, वचन पर ध्यान दीजिए जी। लक्ष्मी के शरीर पर क्या नैन गड़ाए है। माटी का शरीर तो मिथ्या है, साहेब वचन सत्य। बेचारा बिना बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया था, लेकिन बालदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी, आप तो दास है जी। मेरी माँ भी दास थी। मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास है, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते। बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज है मन, कंठी तो बाहरी चीज है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौज करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बालदेव जी, भेक है यह। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका यह खदड़ कपड़ा है। मलमल और मार्कीन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती है, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती है तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी काशी जी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूँ, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था। मोती जैसे अक्षर है। बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंधी निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है।
इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, डाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। जात, नाम, वर्गीकरण